हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मीनू। वेलकम बैक टू लर्निंग पॉइंट। आज हम क्लास 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं। जिसने नहीं किए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक देख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में हम करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ हम यूरोप की सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे और नेशनलिज्म कैसे अराइज हुआ था, नेशनलिज्म की भावना लोगों में कैसे भड़की थी, ये देखेंगे। तो थोड़ा आपको पिछला रिवाइज करवा देती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी आगे की फ्लुएंसी बनी रहेगी, आपको चैप्टर अच्छे से यहाँ पर पार्ट 4 समझ आ जाएगा। तो इसके पिछले 3 पार्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि 1789 को जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद लोगों में नेशनलिज्म की भावना आ गई। लेकिन 1799 में क्या हुआ, नेपोलियन ने आकर फिर उनको प्रेस करना शुरू कर दिया। उसने फिर मोनार्की सिस्टम ला दिया। इसके बाद 1804 में नेपोलियन ने कुछ कोड्स चलाए, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया, जिससे कुछ लोगों को अपने फेवर में कर लिया। लेकिन 1815 में वाटर ऑफ लू वॉर में वो प्राग से हार गया। प्राग मीन्स 4 कंट्रीज, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। प्राग से हारने के बाद वहाँ पर एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, जिसको पीस संधि भी बोलते हैं। उसका नाम क्या था, वीना संधि। वीना संधि प्राग ने की थी। प्राग ने कहा था कि अब हम यहाँ पर कोई युद्ध नहीं करेंगे, अब यहाँ पर पीसफुली शासन चलाएंगे हम। अब जब किसी एक पर्सन को ज़्यादा पावर मिल जाए तो पीसफुली शासन कैसे चल सकता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले यूरोप की सोसाइटी के बारे में कि यूरोप की सोसाइटी में किन किन किस्म के लोग रहते थे। तो फर्स्ट थे इसमें अरिस्टोक्रेसी, सेकेंड पीजेंट्री, थर्ड द न्यू मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी में आए थे ये। तो 19th सेंचुरी से पहले यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री तो थे ही। अरिस्टोक्रेसी में कौन थे लोग, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनके पास ज़मीन थी, उनकी पॉपुलेशन भी लेस थी, जैसे हमने थोड़ा पहले भी पढ़ा है, और डोमिनेटिंग थे, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करते थे। ऑल राइट्स, उनके पास सब अधिकार भी थे। और सेकंड जो पार्ट है पीजेंट्री, इसमें कौन थे, लैंडलेस पीपल थे, यानी कि उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, उनकी पॉपुलेशन भी मोर थी, उनके पास राइट्स भी नहीं थे। ओके, द थर्ड वन इज द न्यू मिडिल क्लास, 19th सेंचुरी। तीसरे कौन थे, जो न्यू मिडिल क्लास फैमिली से आए थे। मिडिल क्लास फैमिली लाइक एजुकेटेड पॉपुलेशन थी, जो अवेयर थे अपने हक के बारे में, जिन्होंने और लोगों को इंस्पायर किया था रेवोल्यूशन करने के लिए। ओके, ये जो थर्ड कम्युनिटी के लोग थे, मिडिल क्लास लोग, इन्होंने क्या किया था, दे बोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इन्होंने ये सब आइडियाज जो अराइज किए थे लोगों को इंस्पायर किया था कि लोग अब रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो जाएं कि हमने अपने हक की लड़ाई लड़नी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले देखिए मिडिल क्लास आया। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई नेपोलियन और प्राग के बीच में। तब वहाँ क्या था, नो नेशन स्टेट्स वर इन यूरोप। वहाँ पर कोई यूनिटी नहीं थी, कोई नेशन स्टेट्स नहीं थी, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे और डिफरेंट एरियाज में रहने वाले लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, कोई उनमें यूनिटी नहीं थी। यानी कि जब 1815 में वाटर ऑफ लू हुआ तो क्या हुआ, सब कुछ बिखरा हुआ था, कुछ भी मैनेज नहीं था, कुछ भी इन ऑर्डर नहीं था, तो सब कुछ उल्ट फुल्ट था। तो बैटल ऑफ लू के बाद क्या हुआ, यहाँ 2 टाइप्स ऑफ पीपल आ गए, लाइक कंजर्वेशंस और रेवोल्यूशनरीज। कंजर्वेशन कौन से लोग थे, कंजर्वेशन वो लोग थे जो मोनार्की चाहते थे, और रेवोल्यूशनरीज वो लोग थे जो रिपब्लिक चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस कौन सी थी, 1813 टू 1848। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टाइम लाइन बनाई है, जिससे आपको पीछे का चैप्टर रिकॉल हो जाएगा और आगे आपको आसानी रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। नेपोलियन टुक ओवर 1804। नेपोलियन ने 1804 में फ्रांस पर टुक ओवर कर लिया था और मोनार्की सिस्टम ला दिया था। उसके बाद वाटर ऑफ लू में जब वो हार गया था तो 1815 में क्या हुआ था, कंजर्वेटिव टुक ओवर। तो उसके बाद जो कंजर्वेटिव थे, जो चाहते थे कि हाँ मोनार्की हो, उन्होंने अपना दबाव डालना स्टार्ट कर दिया था। तो ये वाला दबाव उनका 1815 से लेकर 1830 तक चला था। उसके बाद रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए थे। देखिए रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848 लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लासेस।
और ये रेवोल्यूशन किनके द्वारा लाए गए थे? जो मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग थे, अवेयर लोग थे। यहाँ जो फर्स्ट स्टेप आया था रेवोल्यूशन का फ्रांस में 1830 में, जब यूरोप के लोगों ने लुइस फिलिप को एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स मोनार्की भी और कॉन्स्टिट्यूशनल भी, मतलब कि वो राजा तो है लेकिन उसको अकेले कोई भी फैसला करने का हक नहीं है, वो पहले यूरोप के लोगों से भी राय लेता था। तो जो लुइस फिलिप था, इससे पहले राजा कौन था? बार्बन डायनेस्टी थी। बार्बन डायनेस्टी मोनार्की थी, लेकिन उसको हटाकर फिर लोगों ने लुइस फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना लिया था। देन बेल्जियम गोट अवे फ्रॉम किंगडम ऑफ नीदरलैंड। अब बेल्जियम जो कि नीदरलैंड की किंगडम थी, उसे भी ये लगा कि फ्रांस की तरह मेरा भी किंगडम अलग होना चाहिए, तो इसने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके बाद ग्रीक ने किया इंडिपेंडेंस के लिए वॉर। उसके बाद स्टोरी ऑफ ग्रीस। स्टोरी ऑफ ग्रीस क्या है? ग्रीस ने भी अपनी सिविलाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए प्रोटेस्ट किए। फाइनली एक ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832, जिसके द्वारा ग्रीस को इंडिपेंडेंट मिल गई, कि वो आज़ाद हो गया। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अच्छा प्रोस्पेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पर। इससे आपको हिस्ट्री और भी इजी लगने लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम जर्नी और इटली के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।